हेलो नमस्कार दोस्तों। प्रियंका टीच हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में विशेषण को पढ़ने वाले हैं। पूरा समग्रता से पढ़ेंगे। परीक्षा की दृष्टि से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा मैं उसको साथ में आपसे बताते हुए चलूँगी और आप साथ में नोट्स बनाते चलेंगे, ताकि आपको जब परीक्षा नज़दीक आ जाए तो आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और अपने नोट्स को आप रिवाइज करते रहिए। अगर वीडियो एक बार दो बार देखने से आपको विशेषण टॉपिक एकदम आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। और ये विशेषण कितने प्रकार का होता है, विशेषण क्या है, विशेषण की अवस्थाएं की कौन कौन सी हैं, और प्रविशेषण क्या है, विशेष विशेषण क्या है, इन सब पर हम एक एक करके बात करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं दोस्तों विशेषण क्या है। जिस तरह से हमने संज्ञा और सर्वनाम को ट्रिक के माध्यम से देखा था कि संज्ञा के कितने प्रकार हैं, विशेषण के कितने प्रकार, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं और विशेषण के कितने प्रकार हैं, आज हम विशेषण को देखेंगे। तो विशेषण क्या है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो विशेषण होता है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहा जाता है। जैसे कि मैं लिखूं कि राम सुंदर है। अब राम सुंदर है। अब जो राम हमारा है या क्या है, ये संज्ञा है। अब राम की विशेषता क्या है कि वह सुंदर है। तो जो उसकी विशेषता है वही हमारा विशेषण है, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर सीता सुंदर है, मोहन अच्छा लड़का है। तो जो संज्ञा होता है उसकी जो विशेषता होती है उसे ही हम विशेषण कहते हैं। अब विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एग्जाम में विशेषण के प्रकारों से संबंधित। अब विशेषण के तो मुख्य रूप से जो होता है वह हमारा 4 प्रकार होता है। अब हम इन 4 प्रकारों को कैसे याद रख सकते हैं? जैसे कि अगर आप विशेषण में देख सकते हैं तो विशेषण में कुल 4 अक्षर हमें दिखाई दे रहे हैं। एक वा हमें दिखाई दे रहा है, आप मात्राओं को अभी छोड़ दीजिए। एक सा हमें दिखाई दे रहा है, एक मूर्धन्य सा और एक हमें ड़ा। तो कितना अक्षर हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों? तो हमें विशेषण में कुल 4 अक्षर दिखाई दे रहा है। तो हम इस तरह से याद कर सकते हैं कोरिलेट करके कि विशेषण जो होता है हमारा उसके 4 भेद होते हैं। विशेषण कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 4 प्रकार का होता है, क्योंकि विशेषण में कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर है। जिस तरह से हमने संज्ञा और सर्वनाम को ट्रिक से याद किया था उसी तरह से हमारा विशेषण भी अब हमेशा के लिए याद हो गया। विशेषण कितने हैं? 4। संज्ञा कितने थे? 5। जो संज्ञा का ज्ञा था उसको हम 5 माने थे, और सर्वनाम का जो ऊपर रेफ वाला इस तरह से था उसको हम 6 माने थे। तो सर्वनाम 6, संज्ञा 5, विशेषण 4। अब उम्मीद है दोस्तों आप संज्ञा सर्वनाम विशेषण के प्रकारों से संबंधित प्रश्न अगर आएगा परीक्षा में तो आप गलती नहीं करेंगे। आगे हम पढ़ते हैं, इनकी परिभाषा को देखते हैं। तो विशेषण क्या है? पहले हम इसके भेदों को थोड़ा ग्राफ के माध्यम से समझ लेंगे, जिससे हमें मोटा मोटा एक आइडिया हो जाएगा। तो जो विशेषण है वो कितना है? 4। अब 4 कैसे है? अब विशेषण हमारे 4 हैं। 4 कैसे हैं कि विशेषण में 4 अक्षर हैं, उन्हीं 4 अक्षरों को हम मानकर विशेषण के 4 प्रकार हैं। कौन कौन सा है? पहला हमारा है गुणवाचक विशेषण, दूसरा हमारा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा हमारा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा हमारा है सार्वनामिक या संकेतवाचक या निजवाचक विशेषण। अब जो संख्यावाचक विशेषण होता है उसके फिर 2 भेद किए जाते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। फिर उसके बाद जो हमारा निश्चित संख्यावाचक है फिर उसके हमारे कुल 5 भेद होते हैं, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक विशेषण। और जो हमारा गणनावाचक होता है वो 2 होता है, पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। तो दोस्तों ये विशेषण का एक ग्राफ है जिससे आप मोटा मोटा जान गए हैं कि विशेषण के कितने प्रकार हैं, उसके संख्यावाचक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत। तो आप इस ग्राफ को अपने नोट्स में नोट करिए। अब हम चलिए चलते हैं इसके परिभाषा को देख लेते हैं। अब विशेषण क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात गुण, दोष, संख्या, परिमाण बताने वाले शब्दों को हम विशेषण
कहते हैं विशेषण भी एक विकारी शब्द है। तो हमारे विकारी शब्दों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 4 था। कौन कौन सी थी? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और हमारा एक है क्रिया। जैसे कि लंबा, मोटा, काला, 4, 10 आदि, ये सभी हमारे विशेषण हैं। जैसे आदमी लंबा है, मोहन मोटा है, कविता काली है, इस तरह से हमारे ये सभी विशेषण है। ध्यान देने वाली यहाँ पर है बात जो है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जबकि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष कहते हैं। अब जैसे कि जिस अब जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूं कि मोहन सुंदर है। अब मोहन सुंदर है, अब सुंदर किसकी विशेषता है? तो मोहन की विशेषता है। तो सुंदर हमारा क्या होगा? विशेषण होगा। और जो मोहन होगा विशेष्य होगा। जिसकी विशेषता बताई जाती है, किसकी विशेषता बताई जा रही है? तो मोहन की विशेषता। तो मोहन हमारा विशेष्य हुआ और जो सुंदर हमारा हुआ वह विशेषण हुआ। तो ये हमारा विशेष्य और विशेषण आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया है सीता सुंदर है। अब सीता विशेष्य है और सुंदर विशेषण है, क्योंकि जिस शब्दों के द्वारा विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष कहते हैं। जबकि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। अब विशेषण की विशेषता बताने वाले को क्या कहा जाता है? प्रविशेषण। अब यहाँ पर जैसे सीता सुंदर है, यहाँ पर हम बीच में बहुत जोड़ दें कि सीता बहुत सुंदर है। अब सुंदर की विशेषता क्या है? कि वह बहुत सुंदर है। तो बहुत क्या हमारा हुआ? प्रविशेषण हुआ। उम्मीद है दोस्तों आपको विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा एक बार वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। अब पहाड़ तो है, पहाड़ एक संज्ञा हुई। फिर उसके बाद जो हमारा ऊंचा ऊंचा है, ऊंचा ऊंचा हमारा एक विशेषण है। अब कितना ऊंचा है? बहुत ऊंचा है। तो हमारा जो विशेषण की विशेषता बता रहा है उसे हम प्रविशेषण कह रहे हैं। जैसे कि इस वाक्य में बहुत प्रविशेषण है, क्योंकि यह पहाड़ के लिए प्रयुक्त विशेषण शब्द ऊंचे ऊंचे की विशेषता बताने का कार्य कर रहा है। अब जो विशेषण शब्द विशेष से पहले भी आता है और बाद में भी आता है। जैसे कि अगर घोड़ा काला है तो जो काला विशेषता है वह घोड़ा के बाद आया है। तो विशेषण हमारा संज्ञा के बाद भी आ सकता है, मतलब विशेष्य के बाद भी आ सकता है और विशेष्य के पहले भी आ सकता है। जैसे काला घोड़ा तो यह पहले आया, और घोड़ा काला है तो यह विशेष्य के बाद आया, इस तरह से। जैसे कि पूर्व में प्रयुक्त विशेषण शब्दों का उदाहरण, जैसे विशेषण शब्द जब संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयुक्त होता है। जैसे थोड़ा सा पानी डालो, 25 रुपए की पेन है, पहला स्थान मेरा है, 1 मीटर कपड़ा दो। यहाँ पर जो विशेषण शब्द आया है वह विशेष्य से पहले आया, क्योंकि कपड़ा जो हमारा है वह विशेष्य है और जो 1 मीटर है वह हमारा विशेषण है। तो विशेष्य से पहले क्या आया है? विशेषण आया है। तो यहाँ पर क्या होगा? पूर्व में प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार से बाद में जब प्रयोग होता है तो उसे उपर्युक्त वाक्य में थोड़ा सा, 25, पहला 1 मीटर यह विशेषण शब्द है। बाद में प्रयुक्त विशेषण शब्दों के उदाहरण, जैसे कि यह रास्ता लंबा है। अब लंबा जो हमारा वह विशेषण है और जो रास्ता हमारा है वह विशेष है। तो विशेष से बाद में आया है लंबा, तो यह हमारा बाद में प्रयुक्त होने वाला विशेषण है। तो इसलिए दोस्तों विशेषण शब्द विशेष्य के पहले भी आ सकता है और विशेष्य के बाद भी आ सकता है। आप दोनों तरह से उदाहरण देख चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं, विशेषण के भेदों को देखते हैं। विशेषण के सामान्यतः कितने भेद हैं? 4 भेद हैं, पहले बता चुकी हूँ। पहला हमारा है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण क्या है? पहले हम इसको देख लेते हैं कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा आदि का बोध हो उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद माने गए हैं? 7 भेद माने गए हैं, जो इस प्रकार हैं। गुण के दोष में रूप,
आकार, रंग, दशा आदि की जब गुण में विशेषता पाई जाती है तो वहाँ पर हमारा गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे पहला हमारा है दिशा, दिशा में पूर्व दिशा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। फिर गुण में भला, बुरा, बुद्धिमान या हमारे गुण के अंतर्गत आएगा। उसके बाद सुंदर, समझदार, फीकी, चाय फीकी है, कड़वा, मीठा, खट्टा, दानी, बुद्धिहीन, कुशाग्र, मोह, झूठा, सच्चा, योग्य, अयोग्य, चंचल, मनोरम। तो यह हमारा गुण हो गया। अब अगला हमारा है दशा, दशा में मोटा, पतला, सूखा, गीला, भारी, गरीब, रोगी, स्वस्थ, गाढ़ा, घना आदि। रंग में आ जाता हमारा काला, पीला, सफेद, चमकीला, उजला, धुंधला आदि। आकार में हमारा आ जाता है गोल, चौकोर, त्रिकोण, लंबा, चौड़ा, बड़ा, छोटा, ऊंची, नीची, तिरछा, नुकीला आदि। और काल में हमारा नया, पुराना, सनातन, भूत, भविष्य, वर्तमान, अगला, पिछला, प्राचीन, आगामी, साल भर, क्षणभंगुर आदि। स्थान के अंतर्गत जैसे भीतर हुआ, फिर उसके बाद अंदर, ऊपर, दायां, बायां, देसी, पंजाबी, बनारसी, गुजराती, राजस्थानी, भारतीय, अमेरिकी, इलाहाबादी, क्षेत्रीय आदि। तो यह हमारा स्थान के अंतर्गत आ जाता है। यहाँ पर नोट दिया गया है कि गुणवाचक विशेषणों में से गुणवाचक जो विशेषण होते हैं उनमें सा प्रत्यय प्रत्यय हमारा पीछे जुड़ता है। सा प्रत्यय जुड़कर गुणों में हीनता का भाव लाया जाता है, अर्थात उसके गुणों में कमी की जाती है। जैसे मोटा सा, पतला सा, ऊंचा सा, बड़ा सा, छोटी सी आदि। बगीचे में सुंदर फूल है, मोटा आदमी आ रहा है, छोटी सी ट्रेन। तो इसका हमें जो उसमें कमी दिखाई दे रही कि क्या आदमी मोटा है, तो उसमें कमी क्या है कि वह मोटा है। बगीचे में सुंदर फूल है, उसकी विशेषता क्या है, सुंदरता है। छोटी सी ट्रेन है, रामायण सुंदर रचना है। तो यह हमारा अंत में सा प्रत्यय लगाकर हम गुणों को या फिर उसके हीनता का भाव लाया जा सकता है। अब हमारा दूसरा जो भेद है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या है? संख्यावाचक विशेषण वह विशेषण है जिसे हम 1, 2, 3, 4 संख्याओं में गिन सकते हैं, उसे ही हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, अर्थात संख्या की जानकारी मिले, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 घोड़े, अब घोड़े कितने हमारे 4 है, तो यहाँ 4 क्या हुआ, संख्यावाचक विशेषण। 10 हाथी, हाथी कितने हमारे 10 है। अनेक घोड़े, अब घोड़े कितने हैं, अनेक है, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। तो यह संख्यावाचक का एक भेद ही है जिसे हम गिन नहीं सकते। आगे चलकर हम अभी पढ़ेंगे इन वाक्यों में 4, 10, अनेक शब्द संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों संख्यावाचक विशेषण? तो पहला हमारा आता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा हमारा आता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो होता है उसमें हमें निश्चितता का बोध होता है। जैसे कि 1, 10, 5, जैसे 10 लड़के थे, हम गिन भी सकते हैं उसको और हमें पूरा निश्चित है कि वहाँ पर 10 लड़के हैं, 5 आदमी हैं, एक फूल है। इस प्रकार से हमें निश्चित संख्या का बोध होता है। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जहाँ पर हमें अनिश्चित संख्या का बोध होता है, निश्चित निश्चय नहीं हम कर पाते हैं कि कितने आदमी हैं, कितने फूल हैं, कितने लोग हैं। इस प्रकार से जैसे कई, अनेक, सब, बहुत, ये सभी अनिश्चित के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर उसके बाद कुछ कुछ विद्वान जो होते हैं, कुछ विद्वान जो है वैयाकरण हैं, वह संख्यावाचक विशेषण के 3 भेद मानते हैं: निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाण बोधक विशेषण। फिर निश्चित संख्यावाचक प्रयोग के आधार पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण कितने हमारे 5 हैं, जो कि निश्चित संख्या के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं: गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण, प्रत्येक बोधक विशेषण। इन सबको हम एक एक करके देखेंगे, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि गणनावाचक विशेषण है, जो संख्यावाचक विशेषण पूर्णांक एवं अपूर्णांक के रूप में गिने जाते हैं, गणनावाचक विशेषण कहलाते हैं। गणनावाचक के भी 2 भेद हैं, अपूर्णांक और पूर्णांक। अपूर्णांक क्या है हमारा? जिसमें कि पूर्ण संख्या का ज्ञान हो, जैसे कि 1, 2, 3, 4 हमारा पूर्ण हो। और अपूर्णांक जो हमारा होता है उसमें जैसे 1.5 हुआ, 2.5 हुआ,
अपूर्णांक में 1.5 हुआ, 2.5, सवा, पौने, इस प्रकार से हमारा अपूर्णांक होता है। और जो पूरी संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से हमारा पूर्णांक हुआ। पूर्णांक बोधक विशेषण जो गणना वाचक विशेषण पूर्णांक के रूप में है उसे पूर्णांक बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 7, 10 आदि से 25 रुपए दीजिए। यहाँ पर 25 क्या है? पूर्णांक है पूरा। राजू ने 2 पुस्तकें, 2 क्या है? पूर्णांक है। 2 लोग शतरंज खेल रहे हैं, 2 क्या है? पूर्णांक। 1 लड़का स्कूल जा रहा है, तो 1 हमारा पूर्णांक है। उपर्युक्त वाक्य में 2, 25 और 1 पूर्णांक संख्या का बोध करा रहे हैं, यह पूर्णांक बोधक विशेषण है। अपूर्णांक बोधक क्या है? कि जो गणनावाचक विशेषण पूर्णांक के रूप में नहीं आते हैं, पूरी संख्या के रूप में हमारे सामने नहीं आते हैं, आधे पौने के रूप में आते हैं, उसे हम अपूर्णांक बोधक कहते हैं। जैसे कि आधा, पौना, सवा, 1.5, 2.5, चौथाई आदि। जैसे आधा किलो चीनी, सवा रुपये चाहिए, 2.5 रुपए की पेन, इस तरह से। क्रमवाचक हमारा क्या होता है? कि जो संख्यावाचक, यह जो संख्यावाचक विशेषण संख्या के क्रम को सूचित करते हैं उन्हें हम क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो क्रम से हमारा होता है उसे ही हम क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। 5वां, 10वां आदि। पहला लड़का यहाँ आए, दूसरा लड़का कहाँ गया, पंक्ति का तीसरा लड़का खड़ा हो जाए। इस प्रकार से हमारा जब क्रम से रहता है तो वहाँ पर क्रमवाचक विशेषण होता है। अब हमारा अगला आता है आवृत्तिवाचक विशेषण। जो संख्यावाचक विशेषण किसी संख्या की आवृत्ति को सूचित करे उसे हम आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि दूना, तिगुना, चौगुना, दोबारा, दो गुना, दोहरा, 100 गुना आदि। जैसे कि मोहन तुमसे 100 गुना काम करता है, मैं उससे दूना मेहनत करूँगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? आवृत्तिवाचक विशेषण है। अगला हमारा है समुदाय वाचक या फिर समूहवाचक विशेषण। अब समुदाय जहाँ पर हमें एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का समूह दिखाई दे, एक से अधिक लोग दिखाई दे, या फिर एक से अधिक लोगों का मिश्रण हो, वहाँ पर हम क्या कहेंगे? समूहवाचक विशेषण। उसी प्रकार से हमारा समुदायवाचक या समूहवाचक विशेषण आता है। वे संख्यावाचक विशेषण जो समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें हम समुदाय या समूहवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि दोनों, तीनों, चारों, पांचों आदि। दोनों पेड़ सूख गए, यहाँ पर दोनों क्या है? 2 लोग समूह में है। तीनों, चारों, दोनों, यहाँ पर क्या है? ये सभी ये समूहवाचक विशेषण है। अगला हमारा आ जाता है प्रत्येक। जब किसी एक के लिए, किसी संख्या का बोध किसी एक के लिए ही हो, किसी काम को करे कोई एक व्यक्ति, किसी भी कार्य को करने वाला कोई एक व्यक्ति होता है, वहाँ पर हमें प्रत्येक बोधक विशेषण दिखाई देता है। जैसे कि हर एक ने अपना काम पूरा किया, तो यहाँ पर हर एक मतलब प्रत्येक व्यक्ति, एक एक लोग अपना काम पूरा कर लिए हैं। प्रत्येक को प्रसाद मिला, एक एक करके आओ, हर एक के घर में मोबाइल है। तो प्रत्येक बोधक क्या है दोस्तों? हमारा जो संख्यावाचक विशेषण एक अकेले का बोध कराता है उसे हम प्रत्येक बोधक विशेषण कहते हैं। अब अगला हमारा जो भेद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहला हमारा था निश्चित संख्यावाचक विशेषण, उसके अंतर्गत हमने इतना पढ़ा। फिर उसके बाद हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसमें हमारा जो संख्या होता है वह निश्चित नहीं होता है, उसमें अनिश्चितता होती है, हम निश्चित नहीं कर पाते हैं कि क्या कितना है। जिस संख्यावाचक विशेषण से अनिश्चित संख्या का बोध होता है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अनेक, कितने, कई, सभी, बहुत, ढेर सारे, कुछ आदि। दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे। अब यहाँ पर हमें यह पता नहीं चल रहा है कि 1 खरीदे, 2 खरीदे, कितने, हमें संख्या का पता नहीं चल पा रहा है। ढेर सारे खिलौने, वह कम भी, वह कितना हो सकता है पता नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा? हमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। उसी प्रकार से कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कई दर्शकगण हैं। तो इस प्रकार से हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण पूरा होता है। अगला हमारा है परिमाणवाचक विशेषण या परिमाण बोधक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या है? जिसे हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण। संख्यावाचक में क्या था? जो हम गिनती कर सकते थे, और जिसे हम गिनती नहीं कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, वही हमारा परिमाणवाचक विशेषण है। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा
माप तौल का बोध होता है, उसे हम परिमाणवाचक या परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे और, बहुत, अधिक, सब, कम, थोड़ा, कुछ, दो, चार, अंशतः, दर्जन आदि, ये सभी क्या है हमारे परिमाणवाचक विशेषण हैं। जैसे मुझे 4 किलो चीनी दो। अब चीनी को आप गिन सकते हैं। यह कार्य मतलब थोड़ा असंभव है कि हम चीनी को गिने, परंतु अगर हम उसे किलो में नाप देते हो तो जल्दी कार्य हो जाता है। तो इस प्रकार से संख्यावाचक विशेषण क्या है दोस्तों, कि हम संख्याओं को गिन के पता कर लेते हैं। परंतु परिमाणवाचक विशेषण क्या है, जिसमें हम गिन नहीं पाते हैं वस्तुओं या व्यक्तियों को, तो हम उसे तौल देते हैं। इस प्रकार से 4 किलो चीनी, मुझे बहुत सारा दूध चाहिए। अब यहाँ पर जो बहुत सारा है यह परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा, लेकिन अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा। अभी हम परिमाणवाचक के भेदों पर बात करेंगे तो आपको यह उदाहरण क्लियर हो जाएगा। मुझे सूट में 3.5 मीटर कपड़ा चाहिए। इस प्रकार से परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक वही जिसमें हमें निश्चय हो, और अनिश्चित में जिसमें हमें निश्चित नहीं कर पाए हम। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध होता है। जैसे कोई वस्तु है और वह हमें पता चल रही क्या कितना है, उससे हमें एक निश्चित मात्रा का पता चला, तो वह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। फिर जैसे कि 1 किलो, 2 मीटर, 1 तोला, सेर भर, 4 गज, 10 हाथी, 3 लीटर, मन भर इत्यादि, ये सभी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। जैसे कि बाजार से 1 तोला हींग लेते आना, गाय ने 4 लीटर दूध दिया, मेरे सूट में 4 मीटर कपड़ा है। तो यह क्या है, यह हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगला हमारा आ जाता है अनिश्चित, जिन विशेषण शब्दों में किसी वस्तु की जो निश्चित मात्रा होती है वह हमें ज्ञात नहीं हो पाता है, उसे ही हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि हमारा है सब, कुछ, थोड़ा, और, अंशतः, बहुत सारा, पूरा आदि। गिलास में थोड़ा दूध है, तो यहाँ पर हमें निश्चय नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो। बाजार में बहुत मिठाइयाँ आई हैं, वह बहुत खाता है, तो यह हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक। अगला हमारा है सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या है, जैसे पुरुषवाचक और निजवाचक, इन सर्वनामों को छोड़कर आप, अपना, अपने आप और आदि, ये सब इन सर्वनामों को छोड़कर अन्य सभी सर्वनाम या संज्ञा के आगे लगकर जो संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण बनते हैं। जैसे कि वह गाय सुंदर है, तो यह हमारा गाय क्या है, यह हमारा संज्ञा है। अब संज्ञा के पहले क्या आया है दोस्तों, तो हमारा सार्वनामिक विशेषण आया है। यही हमसे कहा है ना कि सर्वनाम या संज्ञा के आगे जो लगता है विशेषण, वही पर हमारा सार्वनामिक विशेषण होता है। ये लड़के क्या कर रहे हैं, अब ये जो हमारा है ये सार्वनामिक विशेषण, ऐसा आदमी मैंने कहीं नहीं देखा, तो ऐसा हमारा सार्वनामिक विशेषण है। उसी प्रकार अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है। सर्वनाम क्या है दोस्तों, जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, तो यह हमारा सर्वनाम होता है। और सार्वनामिक क्या होता है, जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा से पहले विशेषण के रूप में कर देते हैं, वही हमारा सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। फिर जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा से पहले या बाद में, मतलब संज्ञा के पहले भी हो सकता है और संज्ञा के बाद में भी हो सकता है, उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आइए इसे उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे कि वह सुंदर है, वह गाय सुंदर है। इस प्रकार से पहले वाक्य में वह सुंदर है में वह जो है यह क्या है, या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग। जैसे यहाँ पर गाय सुंदर है, तो गाय के स्थान पर हमने यहाँ पर क्या लगाया था, वह, तो यह सर्वनाम हो गया। परंतु गाय के आगे जब विशेषण के रूप में आ गया तो यहाँ पर वह जो हमारा सार्वनामिक विशेषण हो गया, क्योंकि यह संज्ञा के पहले आया है। अब अगला हमारा आ जाता है परिमाणवाचक एवं संख्यावाचक विशेषण में अंतर। परिमाणवाचक विशेषण क्या है, संख्यावाचक विशेषण क्या है। मैंने आपसे पहले बताया कि परिमाणवाचक क्या है,
कि जिसे हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। संख्यावाचक विशेषण क्या है? जिसे हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से करके। जिन वस्तुओं को 1 2 3 4 अर्थात संख्या के रूप में नहीं गिना जा सकता है, उन वस्तुओं की माप तौल की जा सकती है, तो उसे हम परिमाणवाचक कहेंगे। जैसे मेरे पास थोड़ा दूध है, इस वाक्य में थोड़ा सा या थोड़ा शब्द मात्रा यानी माप तौल के रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसीलिए यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण है। जिन वस्तुओं की गिनती की जा सके अर्थात जिसे संख्या के रूप में 1 2 3 4 आदि करके गिना जा सके, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको संख्यावाचक परिमाणवाचक में अब कन्फ्यूजन नहीं होगी, जिस तरह से संज्ञा और सर्वनाम भी अच्छी तरह से आप समझ गए हैं। अब हमारा अगला है विशेषण की अवस्थाएं। अब विशेषण की कुल 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं दोस्तों? 3 अवस्थाएं। कौन कौन सी? मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। मूल अवस्था क्या है? जिसकी तुलना किसी से ना की जाए, वह मूल अवस्था होती। उत्तर अवस्था, किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति से की जाए, वह हमारी उत्तरावस्था होती। उत्तमा अवस्था, एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना एक से अधिक वस्तुएं या व्यक्तियों से की जाती है, वहाँ पर हमारा उत्तम अवस्था होता है। इन 3 अवस्थाओं के माध्यम से विशेषता बताने वाले विशेषण शब्दों के गुण दोषों के कम ज्यादा होने का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। नोट हमारा दिया गया है कि गुणवाचक और अनिश्चित गुणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक एवं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण को ही ये तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं, किसी अन्य विशेषणों की नहीं। मूल अवस्था क्या है? हमने आपसे पहले बताया है, किसी एक की तुलना एक ही व्यक्ति से होगी, मतलब किसी की तुलना किसी से नहीं होगी। मूल अवस्था में विशेषण शब्दों का किसी अन्य से तुलना नहीं किया जाता है, बल्कि वह विशेषण शब्द अपनी मूल अवस्था में ही रहता है, अर्थात अपनी सामान्य विशेषता स्वयं ही बताता है वह। तो वहाँ पर जो हमारा होता है, वहाँ पर जो हमारा होता है वो हमारा मूल अवस्था होता है। अब अगला दोस्तों हमारा है उत्तर अवस्था। उत्तर अवस्था क्या है? कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु या व्यक्तियों से की जाए, वहाँ पर हमारा क्या होता है? उत्तर अवस्था होता है। जैसे कि उत्तर अवस्था में केवल तत्सम शब्दों में तर शब्द तर प्रत्यय लगाया जाता है, उससे उत्तर अवस्था बन जाती है। जैसे अधिक बुद्धिमान, अधिक बलवान आदि। अरविंद गोपाल से अधिक बुद्धिमान है। अब यहाँ पर एक बालक, एक लड़के का नाम अरविंद है, दूसरे का नाम गोपाल है, तो अरविंद की तुलना गोपाल से की जा रही है कि अरविंद गोपाल से अधिक बुद्धिमान है। अगर यहीं पर अरविंद को हम हटा दें, तो इतना ही कहें कि गोपाल अधिक बुद्धिमान है, तो यह हमारा मूल अवस्था हो जाएगी। परंतु हम एक की तुलना दूसरे से कर रहे हैं, तो यह हमारा उत्तर अवस्था होगा। अगला हमारा होता है उत्तम अवस्था। जब एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं से की जाती है। दो उत्तम अवस्था में 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण एवं दोषों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है एवं इनमें से किसी एक को अधिक गुणवान या दोषी बताया जाता है, उसे हम उत्तम अवस्था कहते हैं। उत्तम अवस्था में केवल तत्सम शब्दों में तम प्रत्यय, उत्तर अवस्था में क्या था? तत्सम शब्दों में तर प्रत्यय लग रहा था, और उत्तम अवस्था में क्या था? तम प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे कि अधिकतम, सबसे अच्छा, निकृष्टतम, सबसे कम, सबसे अधिक इत्यादि। जैसे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सबसे अधिक बुद्धिमान हैं। मेरी कक्षा में अरविंद सबसे अधिक बलवान है। अधिक क्रिकेट टीम में सबसे अच्छा खिलाड़ी धोनी है। तो यहाँ पर एक से अधिक व्यक्तियों की तुलना की जा रही है, तो यहाँ पर हमारी उत्तम अवस्था होती है। जैसे कि यहाँ पर मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था। जैसे कि न्यून हमारी मूल अवस्था है, न्यूनतर उत्तर अवस्था, न्यूनतम उत्तम अवस्था, लघु लघुतर लघुतम, निम्न निम्नतर निम्नतम, उच्च उच्चतर उच्चतम। तो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं। अगर हम इसे ज़्यादा पढ़ेंगे तो हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। वीडियो रोककर फिर अगला हमारा आ जाता है प्राविशेषण। अब प्राविशेषण क्या है? विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्राविशेषण कहते हैं। जैसे कि अरविंद बहुत तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर जो अरविंद है वह तो हमारा संज्ञा हो गया। अब हमारा दौड़ना क्या हो गई? क्रिया हो गई। अब जो हमारा तेज है वह क्या है दोस्तों? वह विशेषण है। तेज हमारा क्या है? विशेषण है।
अब विशेषण की विशेषता क्या है? बहुत, कि कितना तेज दौड़ता है वह, बहुत तेज दौड़ता है। तो बहुत हमारा क्या हो गया दोस्तों? प्राविशेषण हो गया। उम्मीद है दोस्तों आपको प्राविशेषण समझ में आ गया होगा। इसकी परिभाषा को हम देख लेते हैं। हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्राविशेषण कहते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने प्राविशेषण को अंतर विशेषण कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। और साथ साथ में आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। अगला हमारा उदाहरण है कि अभय बड़ा साहसी है। अभय बड़ा साहसी व्यक्ति है। तो इसमें जो साहसी है वह विशेषण है, बड़ा प्राविशेषण है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल है। लाल हमारा विशेषण है और जो हमारा सिंदूरी है वह हमारा प्राविशेषण है। उपर्युक्त वाक्यों में बहुत बड़ा, सिंदूरी आदि प्राविशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं जो क्रमशः विशेषण शब्दों में तेज, साहसी और लाल की विशेषता बता रहे हैं। अब विशेष से क्या होता है? विशेष से क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है। विशेषण क्या होता है? जिन शब्दों के द्वारा विशेषता बताई जाती है। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम उसी प्रकार से हमारा दूसरा उदाहरण है। विशेष से क्या है? कि जिसकी विशेषता बताई जाती है। विशेषण क्या है? जिसके द्वारा विशेषता बताई जाती है। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेष कहते हैं। जैसे सीता सुंदर लड़की है, तो यहाँ सुंदर क्या है? विशेषण। सीता क्या है? विशेष। यह गाय काली है, तो गाय हमारी विशेषण है और काली हमारी विशेषण है। गाय हमारा संज्ञा है, जो गाय है वह संज्ञा है और यह जो हमारा है वह सर्वनाम है और काली विशेषण। अब अगला हमारा उदाहरण है कि मुझे मीठे व्यंजन अच्छे लगते हैं। तो व्यंजन हमारा क्या है? विशेष्य है और इसकी विशेषता क्या है? विशेषण। और जो मुझे है वह सर्वनाम है। तो दोस्तों विशेषण और विशेष से आपको समझ में आ गया होगा। विशेषण जिसके द्वारा विशेषता बताई जाती है। अब विशेषण एवं विशेष्य। विशेषण एवं विशेष्य क्या है? विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से हो सकता है। संज्ञा के साथ भी आता है, क्रिया के साथ भी आता है। अर्थात पहले प्रयोग को हम विशेष से विशेषण और दूसरे प्रयोग को विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर विशेष से विशेषण। अब विशेष से पहले आने वाले विशेषण को हम विशेष से विशेषण कहते हैं। इसे उद्देश्य विशेषण भी कहा जाता है। आप अभी उदाहरण के माध्यम से आपको एकदम समझ में आ जाएगा। जैसे कि काला घोड़ा घास खा रहा है। यहाँ पर जो काला है वह विशेष से, जो हमारा विशेष के पहले विशेषण आया है तो हम इसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं। अगर यहीं पर घोड़ा काला है या बोल देता है तो हमारा क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो विशेष है वह पहले आ रहा है। यहाँ पर हमारा विशेषण पहले आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर विशेष से विशेषण है। उसी प्रकार से भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है। यहाँ सरीखा अर्थात विशेष से विशेषण है। अब अगला हमारा है विधेय विशेषण। विशेष के बाद और क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को हम विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे कि इसे हम क्रिया विशेषण भी कहते हैं। यह ब्राह्मण चपल है, तो यहाँ चपल जो है वह विधेय विशेषण है, क्योंकि जो चपल हमारा विशेष से है, विशेषण है, वह हमारा विशेष के बाद आया है। और घोड़ा काला है, तो यहाँ पर जो काला है वह विधेय विशेषण है। अभी यहाँ पर हमारा अगर काला घोड़ा हो जाता, बस आगे काला हो जाता पीछे घोड़ा हो जाता, काला घोड़ा, तो यहाँ पर हमारा उद्देश्य विशेषण हो जाता, क्योंकि जो हमारा विशेष है वह हमारा यहाँ पर पहले आया है और विशेषण बाद में आया है। अगर विशेषण हमारा पहले आता है और विशेष से बाद में आता है तो हमारा उद्देश्य विशेषण हो जाता है। उसी प्रकार से मेरा घर सुंदर है, उसकी चाल तेज है, वह बालक चतुर है, हमारा देश महान है। तो यहाँ पर सारे विधेय विशेषण हैं। जब हमारा विशेषण पहले आता है तो वहाँ पर उद्देश्य विशेषण होता है। उम्मीद है दोस्तों
विशेषण हम पूरी समग्रता से आपको समझा चुके हैं, और आप इन वीडियो को एक से अधिक बार देखेंगे तो आपको और जल्दी से और अच्छे से समझ में आएगा, पूरी तरह से समझ में आएगा, और पूरी समग्रता से विशेषण टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अभी आपको इधर-उधर कहीं पर नहीं भटकना होगा, बस आप इसको देखकर, पढ़कर, समझकर नोट्स बनाइए और अपने परीक्षा के अंतिम दिनों में रिवाइज करते रहिए। तो दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।